इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि सर जैसे मतलब कि अगर ऑफेंस किया है उसकी सजा तो मिलती है, अगर वो है चलती आ रही है उस टाइम से सही है, तो सर अगर उसके 1000 साल भी हो जाए तो भी वो तो वही रहेगी ना, वो डिसएडवांटेज क्यों होगी नहीं ये सिर्फ पुराने होने से। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जूरिस्ट लोग जब बात करते हैं कई चीज़ों पे, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो अपने आप में तर्कहीन होती हैं, मतलब जो तर्क संगत नहीं होती, हम ये कहें उनको अगर। तो एक जो इसके विरुद्ध जो उठाया गया है, मतलब उठाया गया मतलब ये जो वो लाया गया है कि ये जो रूल है, मतलब रूल ऑफ मिसचीफ जो है, ये बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए अब इसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो हर विधि शास्त्री का, हर जूरिस्ट का ओपिनियन हो सकता है अपना अपना, तो बहुत से जूरिस्ट का ये ओपिनियन है। ये डिसएडवांटेज मैं बताइए इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे विधि विशेषज्ञ जो हैं उनका ओपिनियन ये है कि रूल ऑफ मिसचीफ जो है बहुत पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, इसका अब नए लॉ के संदर्भों में कोई अर्थ नहीं रह गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी भी ये इतना पुराना होने के बाद भी उपयोगी है। लेकिन डिसएडवांटेज अगर आएंगे तो उसमें कई यूरिस्ट इस पर आपत्ति उठाते हैं कि पुराना होने के नाते ये जो है इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। केवल ये उनके ओपिनियन है जो मैं बता रहा हूँ। ये रूल कितने उपयोगी हैं कितने हैं ये आपको अपने शब्दों में लिखना है, क्योंकि ये रूल ऑफ मिसचीफ जो है ये मदद करता है उन चीज़ों को जानने में जो लेजिस्लेटर का, पार्लियामेंट का इंटेंशन था उस लॉ को बनाने के लिए। तो इसलिए ये हमेशा गोल्डन रूल के रूप में स्थापित रहेगा। लेकिन जो जूरिस्ट की जो आपत्तियाँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो डिसएडवांटेज गिनाते हैं उनमें से पहला ये है कि आउटडेटेड हो गया है। दूसरा ये है इसमें इनकी आपत्ति जूरिस्ट की, विधिवेत्ताओं की, कि ये जो है इट गिव्स एक्सेसिव पावर टू द जुडिशरी हु आर अनइलेक्टेड एंड इट इज़ कंसिडर्ड अनडेमोक्रेटिक। कि ये जो रूल ऑफ मिसचीफ है न केवल ये अनडेमोक्रेटिक है, बल्कि ये जो है अन इलेक्टेड लोगों को, जजेस को, जुडिशरी को, जो लोग सिलेक्ट होके आते हैं, मतलब एग्ज़ाम दे के या सिलेक्ट होके आते हैं, वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते किसी भी देश में, लगभग लगभग कोई भी जज या न्यायाधीश जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, वो अपॉइंट किया जाता है या फिर वो सिलेक्ट होता है किसी प्रोसेस के द्वारा। तो कुछ जूरिस्ट का ये मानना है, कुछ विधि शास्त्री इस बात को मानते हैं कि ये रूल ऑफ मिसचीफ जो है ये बहुत ज़्यादा पावर जुडिशरी को दे देता है, और क्योंकि वो लोग इलेक्टेड तो होते नहीं हैं तो वो अपने मन मर्जी से फिर लॉ की व्याख्या करते हैं, इसलिए ये जो रूल है ये अनडेमोक्रेटिक है। ये रूल जो है डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने एक आपत्ति उठाई है साथ में। फिर वो ये बताते हैं कि ये रूल ऑफ मिसचीफ जो है ये लॉज को अनसर्टेन बना देता है, क्योंकि हर कोर्ट या हर जज इसकी अपने हिसाब से व्याख्या करता है, तो इस रूल ऑफ मिसचीफ को काम में नहीं लिया जाना चाहिए। उनका एक आपत्ति ये भी है। दूसरा ये एक आपत्ति ली गई थी कि जब 16वीं सदी थी, जब ये रूल आया, रूल ऑफ मिसचीफ आया, उस समय ब्रिटेन का राजा अपने यहाँ, उस समय मुग़ल काल चल रहा था, लेकिन वहाँ पे मोनार्की शुरू हो चुकी थी ब्रिटेन में। तो वहाँ जो मोनार्क था, किंग जो होता था, वो जुडिशरी को पूरी पावर दे देता था। द किंग यूज टू गिव जुडिशरी कंप्लीट पावर टू ड्राफ्ट लॉज, सो एट दैट टाइम दे वर वेल क्वालिफाइड अबाउट द मिसचीफ एक्ट। तो उस समय चूँकि किंग के पास, चूँकि ये ब्रिटेन के संदर्भ में है, तो किंग के पास जो थी वो पावर थी, वो जुडिशरी को पावर दे देता था, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लोग होते थे वही लॉ बनाते थे। तो वो इतने क्वालिफाइड होते थे कि वो मिसचीफ के बारे में जानते थे, तो इसलिए इस लॉ की अब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो खुद उस समय मिसचीफ के बारे में जान रहा हो, तो रूल ऑफ मिसचीफ अब लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज गिनाए गए हैं, लेकिन इनमें से एक भी डिसएडवांटेज की जो थ्योरी दी गई है वो इस कसौटी पे खरी नहीं उतरती है कि ये रूल ऑफ मिसचीफ जो है गिवन अप कर दिया जाना चाहिए या नहीं। फिर ये दो तीन पहलू थे जो इसके मैंने बताया आपको रूल ऑफ मिसचीफ के। फिर इंटरप्रिटेशन पे जो दूसरे अभी वीडियो आएंगे आपके, हो सकता है आज रात तक अपलोड हो जाए, कुछ एडिटिंग में चल रहे हैं, तो उसमें आपको हारमोनियस कंस्ट्रक्शन और दूसरे जो रूल्स हैं वो मिल जाएंगे। और जो आपने पूछा था ई जस्टिम जनरिस, आपने शायद ये भी लिखा है ना, रूल ऑफ ई जस्टिम जनरिस। तो यस सर। हाँ, ई जस्टिम जनरिस को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा ये वो है, इसका केवल मीनिंग इतना सा होता है ई जस्टिम जनरिस का, कि इट मीन्स ऑफ द सेम काइंड। जनरली द वर्ड शुड बी गिवन देयर नेचुरल मीनिंग अनलेस इट रिक्वायर्स स्पेशल मीनिंग बेस्ड ऑन दैट कंटेक्स्ट।
When general words follow specific words that are distinct in nature, the general word should also be given the specific meaning to it. और इसमें जो लिखा गया है वो ये है कि द कोर्ट विल इंटरप्रेट. अब इंटरप्रिटेशन के बारे में ई जस्टिम कहाँ लागू होता है, ये कहता है सेम चीज़ों के लिए सेम अर्थ देना या सेम काइंड देना. मीन्स द सेम काइंड, एक जैसी चीज़ों को एक जैसे अर्थों में लेना. ई जस्टिम जेनरिस का ये मीनिंग है. द कोर्ट विल इंटरप्रेट सच जनरल वर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स इन अ रिस्ट्रिक्टेड वे. It will be based on the facts and circumstances of the case, which may change case to case, जो केस से केस अलग होता है. The legislative intent on principle of e justum generis is if the general word to be used in the restricted sense, that means those words will be having a special meaning it, or else why would they have been used or a specific word. For example, an act dealing with slaughter of the animals for food for human consumption. अब ये इसमें उदाहरण देते हैं कि उसमें ये लिखा है कि भाई एक जैसी चीज़ों के लिए एक जैसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, एक जैसे शब्दों के लिए एक जैसी मीनिंग होना चाहिए. अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो अगर कोई जनरल वर्ड जो है तो वो जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड को, उस पर्टिकुलर विशेष शब्द को वो रेस्ट्रिक्टेड वे में फॉलो करेगा. रेस्ट्रिक्टेड वे में उसका अर्थ लगाया जाएगा या संकुचित अगर अर्थ उसका लगाया जाएगा. अब इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिया है, जो उदाहरण है स्लॉटर के बारे में. ये पशुओं के वध के बारे में है जो मानव खाने के मतलब मानवीय भोजन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं, वो स्लॉटर के लिए इस्तेमाल किया गया. काउज, गोट्स, शीप एंड अदर एनिमल्स. तो इसमें ये क्वेश्चन उठाया गया है कि ये ठीक है, इसमें तो कुछ है जो इनके नाम दे दिया आपने, दे दिया शीप दे दिया, गोट्स दे दिया, काउस दे दिया. यहाँ काउस से मीनिंग जनरली बुलक से आता है, इसको बीफ कहते हैं. वहाँ यूजुअली जो स्लॉटर होता है वो उसका बैलों का या उनका सांडों का होता है, जिससे बीफ बनता है और वहाँ वो सस्ता सोर्स है प्रोटीन का. तो इसमें साथ में लिखा गया अदर एनिमल्स. तो अदर एनिमल्स में क्या आएगा, तो अदर एनिमल्स में क्या कैट्स एंड डॉग्स आएंगे, पोल्ट्री आएगी, मतलब जो पोल्ट्री फार्म में चिकन वगैरह होते हैं वो आएंगे, या वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर हैं वो भी आ जाएंगे, या घोड़े का मांस भी इसमें आएगा क्या. तो ये ई जस्टिम जनरिस में ये बताया गया है कि जहाँ ये अदर एनिमल्स दिया गया है, इसका मीनिंग कैसे, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकाला जाएगा. तो इसमें जो मैंने उदाहरण दिए कि ये अदर एनिमल्स में कैट्स एंड डॉग्स, पोल्ट्री, वाइल्ड एनिमल्स, हॉर्स फ्लेश, ये सब सम्मिलित हैं क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया वहाँ किसी केस में. तो इसमें लॉर्ड कैम्पबेल ने कहा है कि वेयर देयर वर जनरल वर्ड्स फॉलोइंग पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक वर्ड्स, दीज जनरल वर्ड्स मस्ट बी कन्फाइंड टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज दोज स्पेसिफाइड. अब इसमें जनरल वर्ड क्या थे, जनरल वर्ड जो थे वो थे अदर, जनरल वर्ड जो था वो था अदर एनिमल, और जो स्पेसिफिक वर्ड था वो था काउज, गोट्स एंड शीप. तो लॉर्ड कैम्पबेल ने कहा है कि जो स्पेसिफिक वर्ड है जनरल वर्ड को उसी सेंस में इंटरप्रेट करना चाहिए या उसी सेंस में लेना चाहिए. इसमें 3-4 प्रिंसिपल उन्होंने लेट डाउन किए हैं ई जस्टिम जनरिस के, जो डिस्कस करके इस क्लास को हम कंक्लूड करेंगे. वो ये है कि स्टैच्यू शुड कंटेन एन एनिमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स. द जनरल टर्म शुड फॉलो द स्पेसिफिक टर्म. अगर कोई जनरल टर्म है तो वो स्पेसिफिक अगर कोई शब्द उसके लिए दिया गया है तो उसके अंतर्गत रह के उसका अर्थ निकाला जाए. देयर शुड बी नो डिफरेंट इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर टू द जनरल टर्म्स. अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड दिया गया और लेजिस्लेटर का आशय उसमें से निकाला जा रहा तो जनरल टर्म के लिए अलग आशय नहीं निकाला जाना चाहिए, अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए. द सीरीज ऑफ एनिमरेशंस शुड कंस्टिट्यूट ए क्लास और कैटेगरी. The class or category should not be adjusted by the enumerations of specific words. तो ये 4-5 तरह के दिए गए हैं ई जस्टिम जनरिस के लिए, और इसके फ़ायदे और नुकसान हैं. केवल इतना सा है कि ये स्पेसिफिक वर्ड अगर लॉ में कोई दिया गया है तो उसको जनरल वर्ड या सामान्य शब्द जो दिया गया, जैसे एनिमल्स, तो एनिमल में वो एनिमल आएंगे जो स्पेसिफिकली कर दिए गए हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल वगैरह ये जो कर दिए गए हैं उनके तहत आने वाले एनिमल ही आएंगे उसमें. अदर एनिमल्स में सारे एनिमल जितने भी
दूसरे जो जानवर हैं उनको शामिल नहीं कर लेना, एक उदाहरण है केवल ये। ठीक है, तो